नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के बगिया और बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बगिया में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की है और इस अवसर पर उन्होंने मेधावी बच्चों को सम्मानित भी किया है। आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस द्वारा इसे बीजेपी की गुटबाजी का नतीजा बताए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं हो रही, सभी काम अपने समय पर होंगे। कांग्रेसी ख्याली पुलाव जो है वो पका रहे हैं। बगिया जहां मेरा जन्म हुआ, जहां से हमने प्राथमिक शाला में पढ़ाई की, वहां पर प्रदेश स्तर का स्कूल प्रवेश उत्सव, शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन था, जिसमें प्रदेश के उत्कृष्ट बच्चों को सम्मान किए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भी सम्मान किए और उत्कृष्ट शिक्षकों का भी सम्मान किए। और जो नव प्रवेशी स्टूडेंट थे उनका विधिवत तिलक चंदन लगाकर उनका मुंह मीठा करा के उनको स्कूल प्रवेश कराए। प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में एक नितिन नवीन को भरोसा दिखाया है। हाँ, बिल्कुल। नितिन नवीन जी हमारे संगठन के सह प्रभारी थे और लोकसभा चुनाव के प्रदेश के प्रभारी भी थे, और उनके रहते हुए दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छी सफलता हासिल की, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। और अब पुनः छत्तीसगढ़ संगठन के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सर, ये मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें निकल कर आ रही थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी में इसी कारण लेट हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं हो रही है, सब समय पर होगा। कार्य समिति की बैठक है सर अभी 10 तारीख को। हाँ, 10 को प्रदेश कार्य समिति का बैठक है, रायपुर में ही है। सर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं मोदी अयोध्या में हराए थे, वैसे ही गुजरात में हराए। अब वो मुगालते में रहें, ख्याली पुलाव वो लोग खाते रहें, स्वप्न देखते रहें। रायपुर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान मंत्री ने लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए राजस्व पखवाड़े को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बलौदाबाजार से ये पखवाड़ा शुरू हुआ, जो कि प्रदेश भर में 6 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगा। शेष सभी 32 दिनों में 15 दिन चलेगा राजस्व, और इसके तहत में किसानों की जमीन संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। लंबित प्रकरणों के निपटारा के लिए इस समय पूरे प्रदेश में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किए हैं। ये राजस्व प्रकरण जो है, जो लंबित है, त्रुटि सुधार का, नामांतरण का, सीमांकन का, बटांकन का, छोटे छोटे काम है जिसके कारण किसान परेशान है, भूमि स्वामी परेशान है, तो उनको राहत दिलाने के लिए पहले बलौदाबाजार से शुरू किए। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक बलौदाबाजार जिले में, फिर उसके बाद पूरे प्रदेश में आज 6 जुलाई है, आज 6 जुलाई को पूरे 32 जिले में शुभारंभ है। और राजस्व पखवाड़ा 15 दिन तक चलेगा। किसानों की समस्याएं सुनी जाएगी और स्थल पे ही उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, चाहे वो बटांकन, सीमांकन, त्रुटि सुधार हो, जो कुछ भी विषय आएंगे। और दूसरी बड़ी बात, प्रदेश में सीमांकन विवाद को सुलझाने के लिए जियो रेफरेंसिंग का काम चल रहा है। जो इसरो के जो हमें मैप मिले हैं उनको आधार मान करके जियो रेफरेंसिंग जो है, हमारे अधिकारी मौजूद रहते हैं और वहाँ पे रख करके त्रुटि सुधार करके उनको क्लियर करते हैं। तो जियो रेफरेंसिंग होने के बाद सीमांकन संबंधी विवाद सुलझ जाएंगे। करीब 6-7 जिले में काम पूरा हो गया है, बाकी जिलों में काम चल रहा है। और हमारा जो भूइयाँ सॉफ्टवेयर है और भू नक्शा का सर्वर, इसमें कभी कभी बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, प्रॉब्लम आ रहा है, दिख नहीं रहा है, तो इसमें सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जा रहा है और इनके क्लाउड के स्पेस को बढ़ाया जा रहा है ताकि इसमें भी कोई दिक्कत मत हो। पटवारियों को जो बीच बीच में समस्या आती है सॉफ्टवेयर में, तो उनके लिए ज़िले में
एक एक प्रोग्रामर वहाँ पे बैठाया जा रहा है ताकि कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो हमारा प्रोग्रामर जिला स्तर पे बैठ के उसको ठीक कर सके। और सबसे बड़ी बात कि अभी वर्षा को देखते हुए हमारे राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूरे जिले को 143 करोड़ 54 लाख रुपये भेजे गए हैं, जिसमें बाढ़ से प्रभावित मकान क्षति का मुआवजा, आकाशीय बिजली गिरने से हानि, पशु हानि, डूबने से मृत्यु, राहत शिविर, अग्नि दुर्घटना, इन सब में ये राशि का उपयोग किया जाएगा। राजस्व पखवाड़ा में हमें उम्मीद है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो हल होंगी। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष कुमार यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष कुमार ने अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी शेयर की। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है पंचायत अध्यक्ष आशीष कुमार ने। राजनीति में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, राजनीति में आने की प्रेरणा की ऐसी कोई बात नहीं थी। एक हम लोगों का विश्रामपुर एक बहुत ही सुंदर शहर है और सारे लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, एक अच्छा वातावरण है और पार्टी ने मुझको टिकट दिया। हम हालांकि सामाजिक कार्यों में, खेलकूद में हमेशा अपनी एक्टिव रहते थे, तो उसके चलते कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया, मुझे टिकट दिया और मैं जीत के आया और मैं विश्रामपुर की जनता की सेवा करने लगा। जैसे आप एक ऊर्जावान यहाँ नेतृत्व करने वाले हैं, तो यहाँ का शिक्षा की स्थिति क्या है? देखिए, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है यहाँ पर हमारे यहाँ एक एससीसीएल कंपनी भी चलती है, उनका डीएवी स्कूल है और हमारे बगल में ही कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक जो अभी आत्मानंद हो गया है, गर्ल्स स्कूल है, कॉलेज भी खुल गया है और काफ़ी अच्छे लोग हमारे यहाँ से ऊंचे पदों पे गए हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, हर फील्ड में, भारतीय सेना में भी काफ़ी बच्चे, पुलिस विभाग में काफ़ी, मतलब एक अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा यहाँ का शिक्षा की स्थिति है। यहाँ टोटल कितना वार्ड है यहाँ पर आपके? हमारे यहाँ टोटल 15 वार्ड है सर। 15 वार्ड जी। यहाँ आप पब्लिकों के जैसे लोगों में जाते हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से क्या समस्या आपको दिखाई देता है? समस्या अभी की स्थिति में फिलहाल बनाऊं तो जैसे एक महंगाई की समस्या है, दूसरा हमारे विश्रामपुर जो नगर पंचायत है और इसमें एक एससीसीएल कंपनी भी है, तो उसके चलते कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिसका हम लोग विकास कराना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनका एनओसी का मैटर होता है या फिर उनका लीज का एरिया होता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग को कोई कार्य करने में परेशानी जाती है। जैसे बेसिक चीज़ें हैं, अभी सबसे उज्ज्वल मुद्दा लाइट का है। यहाँ पर लाइट है लेकिन ये कंपनी द्वारा दी हुई है। हम प्रयास करते हैं कि जो नॉन एससीसीएल लोग हैं, जो कुछ झुग्गी झोपड़ी बसे हुए हैं, उसमें भी अगर लाइट आ जाए सीएससीबी की तरफ से, उसकी पहल भी जारी है, हम लोगों ने कई बार भी किया है। पूर्व में भी हमारी सरकार थी, हमारे विधायक जी खेलसाय जी ने भी कई बार उसके लिए प्रयास किया और अभी भी प्रयास लोग कर रहे हैं। अगर ये सॉल्व हो जाता तो सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी बिजली का है। अपने नगर पंचायत जो अब अपना जो ग्राम पंचायत का या नगर पंचायत जो क्षेत्र है, उसमें अभी तक के क्या ऐसे बड़ा उपलब्धि कुछ क्या मतलब विकास कार्य की है? बहुत सारे कार्य हुए हैं। देखिए, सबसे पहले छठ घाट का निर्माण हुआ। यहाँ विश्रामपुर में छठ घाट का पर्व बहुत पहले से उत्तर भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है और अब धीरे धीरे उसको महत्व को देखते हुए जो लोकल है, ग्रामीण लोग हैं, वो लोग भी उसकी पूजा करने लगे। हमने छठ घाट जो पहले एक तालाब था उसको हमने 2 तालाब बनाया, एक पासी नाला के पास भी एक तालाब बनाया, तो जिससे सारे लोग उसमें कवर हो जा रहे हो, काफी अच्छा है। हमने स्टेडियम का निर्माण अभी करवाया जा रहा है, इंडोर स्टेडियम का, इंडोर जिम का निर्माण किया जा रहा है और सड़कें हैं, लाइट हैं, सीसी रोड भी हमने बनवाया है, कुछ नाले जो बहुत जर्जर हो चुके थे उसको बनवाए हैं। यादव जी, अपने नगर पंचायत जो क्षेत्र है उसको भविष्य में आप कहाँ तक ले जाने के लिए सपना सजा कर रखे हैं? देखिए, सपने तो बहुत होते हैं लेकिन उसको पूरा करने में समय लगता है, कुछ समय कम हो जाता है। सपनों की बात करें तो भाई मैं चाहता हूँ हमारा नगर पंचायत विश्रामपुर पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में नंबर 1 पे रहे। अभी 2 साल पहले छत्तीसगढ़ को, हमारे विश्रामपुर नगर पंचायत को स्वच्छता की दृष्टि से राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला था। दिल्ली में जो आयोजन हुआ था आपका दिल्ली
भारत सरकार की तरफ से, जी तो जिसमें विश्रामपुर का दूसरा रैंक आया था ईस्ट जोन में। जी ईस्ट जोन में हमारे विश्रामपुर नगर पंचायत का दूसरा स्थान आया था। उसमें हम लोग वहाँ जाके पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। जी जी। यादव जी, आप ये बताइए, अब हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को क्योंकि आप एक ऊर्जावान नेता है, तो हमारे देश के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा संदेश केवल एक है, जी हमारा देश शांति प्रिय देश है। हमारा देश सभी को मिलजुल के लेके चलता है, सभी जात धर्म के लोग यहाँ वास करते हैं और धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। तो मैं सारी जनता से, जो भी सरकारें हैं, उनसे यही अपील करूंगा कि एक आपसी सौहार्द बना के रखें, देश में शांति हो, शांति रहे, पढ़ें, लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और अनावश्यक चीज़ों पे न जाएं, तो जिससे हमारा देश का नाम विश्व की पटल पे आगे रहे। ये हम नगर पंचायत जो अध्यक्ष यादव जी, हम उससे बात की, इसने देशवासियों को एक सर्वधर्म समभाव का एक परिचय दी है। रायपुर में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया है। इस दौरान मंत्री ने लोगों से अधिक संख्या में पौधे लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी मां के साथ में मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। इस अवसर पर उनके साथ में पार्षद नरेंद्र देवांगन, मनोज अग्रवाल, प्रीति स्वरकार और अनिल यादव समेत कई लोग भी मौजूद रहे हैं। सूरजपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के अग्रवाल से हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। वहीं नगर पालिका परिषद क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अग्रवाल ने जानकारी भी शेयर की। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। अग्रवाल जी, आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, ये बताइए। राजनीति में हमारा जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि है। हमारे परिवार जो है प्रारंभ से राजनीति में यहाँ सरगुजा नगर से आए थे, वो राजनीति में रहे हैं, वहीं से हम लोगों को प्रेरणा। कहना चाहिए आपके दादा परदादा पूर्वजों से राजनीतिक पृष्ठभूमि से आप होते आए हैं, तो अपने राजनीतिक जो अपने परदादा दादा उस राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा दो शब्द बताएं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो अंबिकापुर में भी हमारा परिवार है। हमारे परिवार के अजय अग्रवाल जो है वहाँ अंबिकापुर कॉलेज के अध्यक्ष थे। उनके फादर जो है वो ताराचंद अग्रवाल एपेक्स बैंक के चेयरमैन थे और सरगुजा जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। वहीं से हम लोगों का जो है राजनीतिक सफर चालू हुआ। आप लोगों ने जो है वो सरगुजा के पहले से जुड़े हुए आदमी होते थे। आपके नगर पालिका परिषद में यहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर नगर पालिका के अंदर जो है वो ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नगर पालिका परिषद की तरफ से कुछ पहल बताइए जो कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हर स्कूल में जाकर के शिक्षकों से जो है वो मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और जो भी उनको दिक्कत आ रही है उनको पूरा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम जो हम लोगों ने किया है, यहाँ प्राथमिक शाला सुभाष चौक में थी, जो सूरजपुर की प्रथम प्राथमिक शाला उसको बोल सकते हैं, जो स्टेट टाइम की मतलब राजा महाराजा के समय की थी। आज की स्थिति में वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आज जो स्कूल वहाँ लग रहा है प्राथमिक शाला का, तो वहाँ हमने नगर पालिका परिषद की ओर से परिषद के पैसे से करीब 60 लाख रुपए लगा करके बढ़िया बिल्डिंग का निर्माण करवाया है, जिसका लेंटर लेवल तक कार्य हो रहा है। आपके नगर पालिका परिषद में कुल कितने वार्ड हैं? 18। अग्रवाल जी, आप जैसे पूरा परिषद में आपने 4 साल दे दिए हैं, तो भविष्य में कहाँ तक के उसको आगे ले जाने के लिए सपना सजा के रखे हैं? किस विकास कार्य हो? अब भविष्य में तो जब तक मैं जब से अध्यक्ष बना, मैंने जो विकास के कार्य किए हैं
उनको मैं बता सकता हूँ भविष्य में फोन आएंगे, आपने मोटा-मोटी उनका कहा एक अपना विजन होगा, जी, जी, जी। उसके बारे में, उनके विजन के बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा कि उनका क्या विजन। आपने मोटा-मोटी क्या-क्या विकास कार्य करा है अभी तक? हमने 2019 दिसंबर में जो है चुनाव हुए थे, उसके बाद 2 साल कोरोना के हम लोगों के साथ आ गए। 2 साल हम लोग कोरोना काल में कुछ भी कार्य नहीं कर पाए। 2 साल में हम लोगों ने नगर पालिका की इनकम को जनरेट करने किया और हमने नगर पालिका के से जनरेट करके परिषद मद से 20 करोड़ रुपए के काम परिषद मद से हम लोगों ने करवाए, जिसमें कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कुछ जो है वो कार्य हो रहे हैं। उन कामों में, मुख्य कामों में पहला काम आपको दिखेगा नगर पालिका के सामने, कार्यालय के सामने जो रंगमंच मैदान है, उसमें 100 मीटर बाई 200 मीटर का टेंसाइल शेड हम लोगों ने बनाया है, जिससे कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे उसमें उन लोगों को अलग से टेंट लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उससे नगर पालिका की इनकम भी बढ़ेगी। जो बड़े माने प्रदर्शनी लगती है, कुछ व्यवसायिक लोग आते हैं, हम लोग उनसे परिचय मांगते हैं, तो उससे नगर पालिका की आमदनियों को भी वृद्धि होगी। और सामाजिक कार्यों में जो कार्यक्रम होते हैं सामाजिक धार्मिक, उनमें भी उनको हम लोग निःशुल्क सुविधा दे करके ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अग्रवाल जी से भविष्य में कुछ बड़ा चुनाव लड़ने के लिए कुछ मंशा बनाए हैं, क्या है उसके बारे में? नहीं, भविष्य में कोई चुनाव लड़ने की मंशा मैंने नहीं बनाई। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जो लोगों को आपके माध्यम से कुछ किस संदेश दीजिए? आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि जब तक हम लोग खुद नहीं समझेंगे तब तक खाली विकास के कार्यों को कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उसके लिए जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होती है तब तक सफलता प्राप्त। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहां पर आपको बताते चले कि एक ओर शैक्षणिक स्तर पर सुधार के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि सतना में अभी भी शिक्षा के स्तर में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। शैक्षणिक भवनों को दुरुस्त करने के लिए भले ही शासन द्वारा कितने दावे किए जा रहे हों, लेकिन सतना जिले में आज भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसकी हालत जर्जर बनी हुई है और बच्चे इसी जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये विद्यालय जो इस भवन में लग रहा है, तो ये शासकीय भवन है? नहीं। अभी विगत दिनों ये पेड़ के नीचे भी विद्यालय संचालित था। हाँ। तो क्या कैसा पेड़ के नीचे क्यों लगता है? यहाँ लाइट नहीं रहती है, गर्मी बहुत लगती है, तो बच्चे बाहर बैठने को कहते हैं कि बाहर बैठे। यहाँ 30 बच्चे। यहाँ मतलब ये जो बिल्डिंग है, ये शासकीय बिल्डिंग? नहीं, शासकीय नहीं, किराए पे लिए। तो किराए पे क्यों? यहाँ भवन नहीं है? नहीं भवन। कितने सालों से संचालित है विद्यालय? ये 13 साल से 11 साल से चल रहा है। तो 13 साल से इसी तरह संचालित हाँ, इस स्थिति में चल रहा है। इसके लिए पत्र वगैरह आपने लिखा हुआ है? हाँ, पत्र वगैरह कई बार। अधिकारियों को कोई जवाब वगैरह? अब वो भी लगे हुए हैं प्रयास में, लेकिन अभी कुछ सफलता नहीं मिली। जिले में बहुत सारी संस्थाओं का रेशनलाइजेशन किया गया था। शासन के निर्देश थे कि जिनमें नामांकन मिडिल स्कूल में 10 से कम और प्राइमरी स्कूल में 20 से कम है, उन शालाओं का रेशनलाइजेशन किया गया था, युक्तकरण किया गया था। जिले में 103 ऐसे विद्यालय थे जिनका युक्तकरण किया गया था, जहाँ छात्र संख्या कम थी, उसी में मोहिनी कला में भी विद्यालय खोला गया। तो शासन स्तर से इन सभी जो युक्तकरण की शालाएं हैं, इनके लिए कोई भवन सैंक्शन नहीं हुई। यद्यपि प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक कार्य योजना हमारी बनती है, उसमें हमने इनके लिए भवन की मांग की है। और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की जो बैठक डीएमएफ की हुई है, उसमें भी हमने जनप्रतिनिधियों के समक्ष इस बात को रखा था और माननीय सांसद सतना ने ये भी कहा था कि भवन विहीन शालाओं के लिए भवन डीएमएफ से सैंक्शन कर दिए जाएं। अभी स्कूल चले हम अभियान में भी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धवारी में सांसद जी आए थे और उन्होंने भी कहा है कि जो भवन विहीन शालाएं हैं उनके लिए हम भवन की चर्चा करेंगे। क्योंकि शासन स्तर से भवन सैंक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो विद्यालय जो है कभी किसी के मकान में या जब बरसात नहीं होती तो पेड़ के नीचे।
साधना प्लस न्यूज की टीम ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि कुमार से खास बातचीत की है। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने बताया कि दूर सुदूर ग्रामीणों में रहने वाले बच्चे, किशोरी, युवती और महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और उनकी प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा भी की है। क्या कुछ कह रही है, आपको भी सुनाते हैं। नर्सिंग होम हॉस्पिटल कब से चला है? यहाँ पे मेरा 2019 से चल रहा है ओपीडी और 22 में मेरा आईपीडी शुरू हुआ था, लेकिन बंद हो गया किसी कारणवश। 2023 से बंद है, अप्रैल से अभी तक बंद है। जी जी मैडम जी, आप कितने उम्र से आपने सूरजपुर जिला में मैं 2000 जब सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट बना भी नहीं था तब से मैं यहाँ सेवा दे रही हूँ। पहले मैं विश्रामपुर में थी सीएससी में, वहाँ कुछ नहीं था, पहले आईपीडी भी नहीं था, डिलीवरी वगैरह कुछ नहीं होता था। मैंने वहाँ डिलीवरी शुरू किया, ओटी शुरू किया, 5 साल वहाँ काम किया, फिर मैं विशेषज्ञ के रूप में फिर यहाँ सूरजपुर जिला आ गई। मैडम जी, जैसे स्वास्थ्य में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? वो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बोला कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, तो मैं उसी की प्रेरणा से आई। मैडम जी, जैसे आप शिक्षक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, तो आपको ऐसा आपके जीवन काल में ऐसा कुछ घटना बताइए जो आपको सुखद पल हो? सुखद पल हो, जब मैं क्या कहते हैं पहला ऑपरेशन की थी विश्रामपुर में, जब कोई सुविधा नहीं था, ना कोई ट्रेंड स्टाफ थी। पहला सीजर मैंने जब 2006 में मैं ज्वाइन की और 2007 में ही मैंने वहाँ सीजर स्टार्ट किया, पहला सीजर किया। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पूरा रिमोट एरिया में, जहाँ सूरजपुर में भी नहीं होता था, तो मैंने विश्रामपुर में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये काम शुरू किया था, ऑपरेशन शुरू किया था। वो बहुत सुखद पल था, क्योंकि यहाँ वाले एरिया के लिए मैं वरदान बन के आई थी, क्योंकि मरीज लोग रिमोट एरिया वाले को अंबिकापुर जाना पड़ता था, लेकिन मैं जब आई तब से सब काम यहाँ शुरू किया। मैडम जी, जिस सूरजपुर जिले में हमने सर्वे किया तो आपका नाम काफ़ी दूर दूर तक चला कि मैडम का जो ऐसा ट्रीटमेंट करने का तरीका है, सब सारा चीज़ अच्छा लगा। तो आपको ऐसा ऐसा कोई ज़िंदगी में ऐसा कुछ मोड़ आया हो कि आपको कि मेरे को यहाँ रहना है, मतलब ये मेरे लाइन में रहना ही है? नहीं, इस एरिया में संभाग में कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं था, यहाँ से बैकुंठपुर तक। तो मेरे को लगा कि इस रिमोट एरिया को ज़रूरत है मेरा, नहीं तो मैं तो बिहार से बिलोंग करती हूँ, पटना से, तो मेरे को पटना ही रहना था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो सबका देखी स्थिति कि बहुत परेशान थे लोग, तो मैं आई तो मेरे को लगा नहीं, यहाँ हमको सेवा देना चाहिए, इसलिए मैंने 20 साल से मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ। जैसे 20 साल से आप यहाँ सेवा दे रही हैं, दूर ग्रामीण सुदूर इलाका है, तो बहुत दूर दूर से मेरे पास मरीज तो यहाँ के जो स्त्री रोग जिससे संबंधित रोग है वो काफ़ी हद तक सुधार आए होंगे, क्या है? बहुत सुधार आया है यहाँ। मरीज लोग अवेयरनेस भी, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, उन लोग का फैमिली मैटर भी देखती हूँ, इसलिए मरीज लोग ज़्यादा मेरे को लाइक करते हैं, क्योंकि मरीज के बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं, उसका फैमिली प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करती हूँ। मैडम जी, इससे भविष्य में इस स्तर को स्वास्थ्य संबंधी स्तर कहाँ तक सुधारने के लिए आप सोच के रखें? मैं तो यहाँ पे जैसे इनफर्टिलिटी IVF सेंटर नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। गाँव वाले लोग भी आते हैं मेरे यहाँ, लगता है 8-10 मरीज रोज आते हैं इनफर्टिलिटी वाले। तो मैं तो बहुत कर रही हूँ इनफर्टिलिटी के लिए, 1-2 बच्चा जिसका नहीं हो पाता है, तो मैं चाह रही थी कि यहाँ IVF सेंटर मैं खोल दूँ, ताकि मरीज को अंबिका रायपुर वगैरह जाना ना पड़े। मैडम जी, जैसे आप अपने इस नर्सिंग होम में समय देते हैं और घर में समय देते हैं, कैसे एडजस्ट कर पाते हैं अपने समय में? वो सोशल वर्क पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मेरे बच्ची लोग खपा रखती है मेरे से कि मम्मी को ज़्यादा पेशेंट ही पसंद है, क्योंकि पेशेंट के साथ ही दिन भर मेरा समय बीत जाता है। मैडम जी, हमारे पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं उसको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्योंकि एक माँ भी हैं, डॉक्टर भी हैं, एक जिम्मेदार पद में भी हैं, तो उस क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सोशल वर्क तो आदमी को करना ही चाहिए, क्योंकि क्या लेके आया आदमी क्या लेके जाएगा, इसलिए सोशल वर्क जरूरी है, लेकिन साथ में फैमिली भी जरूरी है, इसलिए फैमिली के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।